ये अना है तो इसी बार गिरेगी साहेब, आपके सर से भी दस्तार गिरेगी साहेब। और आप कहते हैं रो लेने से क्या होगा, आप कहते हैं कि रो लेने से क्या होगा, रोइए, रोने से सरकार गिरेगी साहेब। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। दिल्ली के दिल में कौन, दिल्ली विधानसभा की पड़ताल लगातार। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर हम ये देख रहे हैं कि आखिर अब जो सत्ता की बागडोर संभालेंगे, यानी जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अब वहाँ पर कौन राज करने वाला है, दिल्ली की जनता किस तरफ देख रही है। हालांकि हमने देखा लगातार, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो या सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो, कई सारी गारंटियाँ हुई, कई सारे देखा जाए तो एक मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी गई। लेकिन कुछ वर्ग यहाँ पर शायद छूट गए होंगे, चाहे वो छात्र वर्ग हों, चाहे अन्य वर्ग हों, उनका ध्यान शायद ही किसी पार्टी ने दिया होगा। लेकिन इस बीच छात्रों के मन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए आज हम आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और ये जानेंगे कि क्या छात्रों के मन में क्या है और किस तरीके से इन दिल्ली चुनावों को देख रहे हैं, और क्या लगता है कि क्या उनके लिए कुछ कमी इन चुनावों में रह गई है। नहीं, बड़ी अच्छी बात। एक तो हम लोग चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए भी हैं, तो आपने उसी हिसाब से छात्र की बात भी की है, बहुत ज़रूरी है। और हम छात्रों को इसकी विवेचना भी करना चाहिए। आम जनमानस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, सरकारों के कुछ दिए गए लाभों पे वोट करते हैं आम जनमानस। छात्रों को ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे देश की राजनीति या हमारे क्षेत्र की राजनीति, हमारे राज्य की राजनीति किस दिशा में जा रही है। पिछले 5-10 वर्षों में, चूँकि अब ये कोई नई बात नहीं है, जो सरकार संचालित करती रही राज्य को, वो कोई नई सरकार तो थी नहीं। 10 साल से अधिक वर्ष उनको हो गए। 10 साल उन्होंने बाकायदा राज किया, बाकायदा संचालित किया शासन प्रशासन को। उसके बाद भी हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। अब वो क्या करते हैं, 1-2 चीज़ दिखाते हैं कि वो ओबामा की बेटी आई, वो फलाने लोग आए, उन्होंने इस चीज़ का जायज़ा लिया, वो उस स्कूल को देखने गए, यानी कितनी अच्छा स्कूल बना दिया। 1-2 मॉडल से काम नहीं चलता। देश भर में इतने स्कूल्स हैं और कोई भी आता है तो हमें अहमदाबाद दिखा दे तो वो काम नहीं चलेगा। पूरा देश अच्छा बनेगा, शहरों में फुब्बारे लगने से देश का विकास नहीं होता। तो इस पे हमको सोचना चाहिए। तो हुआ क्या है, अगर आपने एक मॉडल तैयार किया, एक ही स्कूल को आप दिखाते रहेंगे कि हाँ हमने बहुत शानदार काम किया है। हम लोगों को दिल्ली में जितने भी 200-300 स्कूल हैं, हर स्कूल का जायज़ा लेना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मुझे लगता है एक जो बात वो लगातार बोलते रहे, हालांकि उनके पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, जो सरकारों ने लगातार शासन किया, ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। फिर भी 1-2 बातें जो उनके पास हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो। देखिए, जिन सत्ताधारी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो दोनों ही कहते थे कि हम शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो क्या लगा, उस पर जोर दिया गया कि मात्र दिखावा लगा? नहीं दिया गया। दुर्भाग्य हमारा। मैं तो मुखर्जी नगर के पास, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए मुखर्जी नगर पास में, कितना आंदोलन छात्रों ने किया, क्या क्या नहीं हुआ। लड़कों ने कूद के आत्महत्याएं की यहाँ से, जब आग लग गई थी उस बिल्डिंग में जहाँ पे कोचिंग संस्थान संचालित हो रही थी। तो ये सोचने वाली बात है। आप शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थान कैसे संचालित हो रहा है। जो पटेल नगर में, जो विद्यार्थी करोल बाग पटेल नगर में, राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, जो सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लड़के, जो 3 लड़के वहाँ पे जो मर गए, जो नहीं बच पाए, जिन्हें हम नहीं बचा पाए कैसे भी करके, वो किसकी उसमें गलतियाँ थी, इस पर लगातार विमर्श होता रहा। तो अब ये कहें कि हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी, तो आपने ठीक क्या करा जब व्यवस्था इतनी लचर है। मतलब जो पढ़ाई लिखाई अकादमिक किया है उसको तो छोड़ ही दो, उसमें तो आप वैसे भी ठीक नहीं कर पाओगे, वो पहले से ही इतना नष्ट हुआ पड़ा है। फिर भी जो दिखाने की चीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हो, वो भी तो ठीक नहीं कर पा रहे हो आप कहीं भी। तो शिक्षा तंत्र, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेवल हो, चाहे वो क्वालिटी की लेवल पे हो कि शिक्षा कैसी दी जा रही, दोनों ही स्तर पे ना के बराबर है। कहने की बात यह है, इसमें समझने की बात यह है, क्योंकि पूरे देश में हर जगह शिक्षा का स्तर 2% है। आपने कह दिया कि हमने इतना शिक्षा का स्तर कर दिया, आपका भी तो 5% है। 100% क्यों नहीं करके दे रहे? हम लोग टैक्स देते हैं तो उसमें शिक्षा के लिए जो टैक्स जाता है 100% दे रहे हैं ना। आप अगर एक कटोरा गरीब खरीदता है तो उस कटोरा का भी टैक्स जाता है ना। तो एक भीख मांगने वाला भी टैक्स दे रहा है कटोरा खरीदने के लिए। तो इन सरकारों को समझना चाहिए कि आप जिसकी वाहवाही कर रहे हो कि हमने बहुत शिक्षा अच्छी की, आपने कुछ नहीं किया, ना के बराबर भी काम नहीं किया। पूरा देश जाने इस बात को, पूरा दिल्ली राज्य, चूंकि यहाँ चुनाव है तो ये समझना बहुत आवश्यक है। और अस्पताल की भी यही बात है, भले वो प्रश्न ना हो तब भी। जो दिल्ली के छात्र हैं या दिल्ली के बाहर से भी पढ़ने आते हैं, यहाँ पे DU में बहुत सारी संख्या वही है जो बाहर से पढ़ने आते हैं, तो उनको क्या फ़र्क लगता है कि यही एजुकेशन की वजह से जो ढील है, क्या उसी वजह से लोग जाते हैं विदेशों में या फिर कहीं और चले जाते हैं? क्या वो उनके लिए नुकसानदायक होता है, या फिर ये एजुकेशन सिस्टम की कुछ कमी ये बहुत ज़्यादा दिखाई देती है? वो जैसे कहते हैं कि हमने अपना बाकी देशों में नाम बना दिया, कहीं यही व्यवस्थाएं बाकी देशों में नाम तो नहीं घटा रही कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं?
हाँ, निश्चित रूप से मैं तो इस पे लगातार शोध करता हूँ, चिंता करता हूँ। आप देखिए ना, हम गर्व से कहते हैं कि अमेरिका में अगर कोई बीमार पड़ता है तो लोग भारतीय डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि हिंदुस्तानी डॉक्टर पे दिखाना, वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर होता है। हम लोग कहते हैं कि अमेरिका की जो साइंटिफिक रिसर्च की टीम है, वो लोग जो जहाँ नासा में काम करने वाले लोग हैं, उसमें 45% लोग भारतीय वैज्ञानिक हैं। हम लोग इस पर गर्व करते हैं। ये गर्व की बात नहीं है साहब। आपने अपने लोगों को रूप से संरक्षित नहीं किया, उनको सुविधाएं नहीं दी, आज उनकी सेवाएं विदेश के लोग ले रहे हैं। आज अमेरिका उनकी सेवा ले रहा है, आज यूरोप उनकी सेवा ले रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको अपनी प्रतिभाओं को भारत में रोकना चाहिए, उनको वो संसाधन देना चाहिए, उनको वो दाम देना चाहिए जिससे वो यहाँ पे शोध कर सकें, यहाँ पे अच्छा काम हो। अब आप देखो यहाँ पे दिल्ली में क्या हो रहा है। हम लोग देश भर से जितने लोग आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्र विश्वविद्यालय है, केंद्र की संस्थान है। दिल्ली के जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो IP यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात हो, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की बात हो, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जितनी दिल्ली सरकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थानों के पास अभी तक बिल्डिंग नहीं है। कहो तो कह देते हैं कि भाई LG उसका वो नहीं दे रहा, उसमें परमिशन नहीं दे रहा है, वो परमिशन नहीं दे रहा है। इन बातों से काम नहीं चलता। आपका कौन परमिशन नहीं दे रहा है ये तो आप समझो ना। इसकी वजह से हमारे विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं कल भी दिल्ली सरकार के एक संस्थान में बैठा हुआ था कुछ मित्रों के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें छात्रों का भविष्य क्या है। वो कह रहा है भविष्य तो भाई साहब डामाडोल है, ये यूनिवर्सिटी जरूर इन्हें बनवा दी है 2 साल पहले। तो 2-3 साल में इन्हें इतनी यूनिवर्सिटी यहाँ खुलवाई हैं, उनमें कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हुई है। किराए की बिल्डिंगों में वो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, वो अभी तक कहीं ठीक से संचालित नहीं हो रही हैं, उनमें डिग्रियाँ चालू नहीं हुई हैं। तो आप सिर्फ नाम बनाने के लिए कि दिल्ली में हमने 10 संस्थान खोल दिए, 12 संस्थान खोल दिए, उससे काम नहीं चलेगा। क्वालिटी काम कितना हो रहा है, इस पे लगातार शोध करना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए और जनमानस तक भी पहुंचाना चाहिए इस बात को। आप यहाँ किस कोर्स में? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से शोध कर रहा हूँ। तो हिंदी को लेकर भी हम लोग लगातार चर्चा करते हैं और अन्य चीज़ों पे भी चिंतन करते ही हैं कि आखिर क्या हो रहा है देश में भी और राज्य में भी। तो आजकल तो हिंदी पे बहुत विवाद हो रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है इस राज्य में हिंदी बोलना वर्जित है। तो क्या हिंदी पर काम हो रहा है उस सलीके से जो आप शोध कर रहे हैं? क्या वो शोध आगे पहुंच रही है? शोध आगे अच्छा शोध नहीं हो रहा, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कहता रहा हूँ। अकादमिया जो है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट तंत्र बन चुका है। तो ऐसे में होता क्या है, अच्छे लोग नहीं अंदर आ पाते। अच्छे लोग नहीं आएंगे, मेरिटोरियस लोग नहीं आएंगे तो अच्छा शोध नहीं होगा। अच्छा शोध नहीं होगा तो उसमें सब्जेक्ट का भला नहीं हो सकता। जो कुमार विश्वास जी जो बात कहते हैं कि 10 संस्थान बनाने से बढ़िया है आप 10 अच्छे साहित्यकार पैदा करो, अच्छे कवि पैदा करो। सच बात है, अगर 2 कबीर हो जाएँ, 2 तुलसीदास हो जाएँ तो हिंदी हो जाएगी, है ना। तुलसीदास ने हिंदी को विश्व भर में पहुंचाया, रामचरितमानस ने। तो उसी प्रकार से अगर अच्छा शोध होगा तो हिंदी दूर तक जाएगी, देश भर में पहुंचेगी। और आज पहले भी होता रहा अच्छा शोध, इसी वजह से आज हिंदी देश की संपर्क भाषा है, हिंदी देश की राजभाषा है। हमें और अच्छा शोध करने की आवश्यकता है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ कि हिंदी पे अभी शोध हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव हूँ, आगे अच्छा शोध होगा। मुझे लगता है कि आगे धीरे धीरे अगर हम लोग काम करेंगे तो अच्छा शोध होने लगेगा। अभी हालांकि अच्छा शोध नहीं हो रहा। आपका नाम बता दीजिए। मैं धर्मवीर सिंह गुर्जर मेरा नाम है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ हिंदी साहित्य में। आपका नाम बताइए भाई। देवेश त्रिपाठी, दिल्ली विश्वविद्यालय में MA का छात्र हूँ, हिंदी का। तो क्या देख रहे हैं, शिक्षा कितनी बदली है, क्या कितनी सुदृढ़ इन दिनों हुई है? देखिए, ये जो सरकार है पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है, ये झूठ की बुनियादों पे खड़ी हुई है। किसी भी एक अदम गोंडवी की वो 2 पंक्ति याद आ रही है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। अभी देखिए, आतिशी मारलेना जो वर्तमान CM रही, वो एक सरकारी विद्यालय में शूटिंग संस्थान की स्थापना की। लेकिन ये उन्होंने ये नहीं बताया कि हम शूटिंग संस्थान का स्थापना तो कर रहे हैं, लेकिन 11-12 जितने भी सरकारी विद्यालयों में 11-12 की जो शिक्षा छात्रों को प्राप्त हो रही है, उसमें गणित और विज्ञान के 60% उसमें नहीं प्राप्त हो पा रही है। गणित विज्ञान की शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। मतलब बिल्डिंगें हैं, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं है, बिल्डिंगें भी हैं, रिजल्ट पता नहीं कहाँ से, लेकिन गणित और विज्ञान के विषय का वो प्राप्त ही नहीं हो रहा है शिक्षा। सबसे बड़ी बात ये है। और आप शूटिंग संस्थानों की बात कर रहे हो, आप कह रहे थे कि यमुना साफ अगर नहीं हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे, वो भी नहीं हो पाई, और फिर से मुंह उठा के आप वोट मांगने चले आए। किस बात की राजनीति आप कर रहे हैं? ये सारे जो 10 साल से आप जुमलेबाजी फैला के रखे हैं, सारी आपकी सरकार झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई है। और इस बार जनता का रुख है और इस बार आपदा की सरकार को हटाएगी। तो दिल्ली में क्या लगता है छात्रों को, ये जो वादे होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, क्या भारत की मैं पूरी बात करूं तो क्या स्टूडेंट्स को यहाँ फ्यूचर लगता है जो मूव कर जाते हैं बाहर विदेशों में या किसी और देशों में, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, ये दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है, शिक्षा का एक केंद्र कह सकते हैं इसे। यहाँ पे दिल्ली के विश्व के शिक्षण संस्थान JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं। अगर हमारा आप देखते हैं प्रत्येक जगह से झारखंड, यूपी, पूर्वांचल हमारे यहाँ से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। UPSC का भी एक सिविल सेवा का एक केंद्र बन चुका है वहाँ के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन माहौल कैसा बन रहा है? माहौल तैयार करने के लिए वहाँ बुनियादी सरकार व्यवस्था करेगी। वहाँ पे क्या माहौल बन रहा है? आप गलियों में जाएं, पानी भरा पड़ा है, छात्र क्या पढ़ेंगे? क्या माहौल तैयार होगा? वो तो आ रहे हैं दिल्ली में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ अच्छी सुविधा, अच्छी कॉलोनी मिलेगी, अच्छी उससे व्यवस्था से रहेंगे। क्या व्यवस्था आप दे पा रहे हैं? डूब के 3 बच्चे मर जा रहे हैं, क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? तो इससे एक माहौल तैयार होता है जो ये आपकी सरकार करने में असफल रही है। जी, नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम अशोक मुंदियाड़ा है और मैं फ़िलहाल मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। ये बताइए कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, छात्र हैं, क्या ऐसा अभाव उनको यहाँ पे लगता है, क्या कमी लगती है कि जो इतना पैसा खर्च करके, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशों में जाते हैं? जी, पहली बात तो ये कि एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है युवाओं के लिए, ये खासकर कि मुझे सीधी मछली मत दीजिए, मुझे सीधी मछली मत दीजिए, मुझे मछली पकड़ने की कला सिखाइए। तो सबसे पहली बात यही है कि अगर सरकार या जो भी मतलब संचालन है वो अगर ये सुविधा प्रदान कर रही है मछली पकड़ने की कला वाली, मतलब युवाओं को रोज़गार दे रही है, तो युवा बाहर नहीं जाएंगे, ये आपको भी पता है। और एक इसी में 2 लाइन कहूँगा। ये बस रोजगार की बात है कि शिक्षा की तकनीकी में अभाव आपको लगता है? जी, वैसे देखें ना, शिक्षा की तकनीकी, अगर हम सभी को यहाँ सिर्फ दिल्ली आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या दिल्ली से ये जो, कहाँ से? मैं जोधपुर से, राजस्थान से, क्या दिल्ली में जो शिक्षण संस्थान है, जैसे करोल बाग में इतनी सारी कोचिंग है, मुखर्जी नगर में है, क्या वो जोधपुर में नहीं खुल सकती? क्या वो जयपुर में नहीं हो सकती? क्या वो और देश के हिस्सों में नहीं हो सकती? क्यों सारे युवाओं को दिल्ली आना पड़ रहा है? उसका एक कारण है कि वहाँ तक, हमारे गाँवों तक मूल सुविधाएं नहीं पहुँची है। आप शिक्षा पहुँचाने की बात कर रहे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, इंटरनेट देखने भर को मतलब है ही नहीं, बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को दिल्ली के लिए भाग के आना पड़ता है, नहीं आए तो कहाँ जाए? तो इसी पे ही है कि मतलब 2 लाइन है, जैसे कि युवा नहीं चाह रहा रेवड़ियाँ, युवा नहीं चाह रहा रेवड़ियाँ, युवाओं को आप 2 नौकरियाँ। तो युवा कहीं नहीं जाएगा, युवा इसी देश में रहेगा और इस देश की प्रगति होगी। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है? हाँ, पूछिए, सवाल आप पूछिए। ये जो अभाव है शिक्षा में, जिस तरीके से संस्थाएं एक तरीके से लैग कर जाती हैं, तो एक स्टूडेंट है दिल्ली का, आम आदमी जो स्टूडेंट है, वो क्या सोचता है? लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें तो करते हैं कि हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 to 18 हमारी राइट्स है, बट जब बात होती है ड्यूटीज़ की, अकाउंटेबिलिटी की, तो बहुत सारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो लगभग शांत हो जाते हैं आर्टिकल 51 की बातें जब होती है। तो दिल्ली का CM जो अभी अतिशी मैम है, उन्होंने हम लोग को बुलाया था। मैं लगातार छात्रों की आवाज़ उठाता हूँ, लड़ता रहता हूँ, चाहे भंडारी बिल्डिंग में आग लगी हो, चाहे ORN में प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ जो मारे गए थे बच्चे हमारे साथी, उन लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे माइग्रेटेड स्टूडेंट होते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं और सबसे अधिक रेवेन्यू छात्रों से मिलता है दिल्ली को। लेकिन उन छात्रों की सुरक्षा के लिए शासन की किसी भी तंत्र की बात करें, कोई ध्यान नहीं देता है और आए दिन ऐसे घटनाएं घटती है। थोड़ी बारिश हो जाए, पानी कमर भर लग जाती है, उसमें करंट लगता है। हमारा भाई मारा गया था पिछली बार, मेंस लिखना था IAS का, ठीक ना। तो अनफॉर्चुनेटली जो अभी मुखर्जी यहाँ पे जो हुआ था, पटेल नगर में रिसेंटली जो हुआ था, हाँ, राउत। हाँ जी, एग्जैक्टली कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो, एजुकेशन पर आप सबसे ज़्यादा आज टैक्स लग रही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज बैठे हैं आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ओके। ऑनेस्टली दिल से देखा जाए तो जिस तरीके से वो, चाहे पॉलिटिकल डायलेमा हो या चीज़ें, जो बच्चा सच में संघर्ष कर रहा है, जेन्युइन है, बरसों से वो डिप्राइव्ड है, उनके तरफ किसी को कोई ध्यान नहीं है। ये तो सारा चीज़ है, चाहे वो
अभी देखिए बीपीएससी का भी मामला किस तरीके से तुल पकड़ा हुआ है। तो आखिर में पेपर लीक होते क्यों हैं, कौन कराता है? क्या आम स्टूडेंट का ये अधिकार है? हम जैसे आप जैसे एक सामान्य परिवार के बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों को अपने बच्चों को उस सिस्टम में भेजना होता है। उनके बच्चे होते हैं, सोने के चम्मच लेकर आते हैं, वो बैठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और सोते सोते उनको ध्यान आता है कि अब तो हमको IAS बनना है। जैसे पूजा खेड़कर का मामला था, वैसे ही बीपीएससी में कि अब तो मेरे को SDM बनना है, DSP बनना है भाई, रूल करना है। अब मौज मस्ती हो गई तो पापा ने पेपर लीक करवा दिया। और पेपर लीक होता है तो हम जैसे किसान मजदूर के बच्चे जो हैं, जो वर्षों से संघर्ष करते हैं, वो उनका ज़िंदगी लीक होती है, उन माँ बाप की गाढ़ी कमाई लीक होती है। तो एग्जैक्टली एजुकेशन में जिस तरीके से डायलेमा है। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेता हूँ कि ये जो पेपर लीक होते हैं और जो बच्चे जो गलत कदम उठाते हैं, कोटा से जो खबरें आती हैं वो कितना भाव करती हैं कोटा छोड़िए, पढ़ने वाले बच्चे को, क्योंकि एक तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है। का घटना चल रही थी, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और अगले 2 दिन के बाद एक लड़की ने सुसाइड किया। सुसाइड में साफ साफ मेंशंस था चीज़ें। तो पेपर लीक से ये देश के लिए ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं? डेवलपिंग कंट्री में ही क्यों है? आखिर विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे जब ये हर एक, क्योंकि हमारा युवा देश है और हर एक राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, चाहे कोई भी राष्ट्र हो। तो हमारा तो सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, तो हमें युवाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और युवाओं के लिए मैं लगातार फाइट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, अपने गर्दन पर तलवार रख कर मैं लड़ रहा हूँ युवा साथियों के लिए।